नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परपुनित क्लासेस के एक नई कक्षा में। आज की कक्षा में अपन पढ़ रहे हैं क्या शिक्षण विद्या पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत व्याकरण के जो शिक्षण विद्या थी वो पढ़ रहे थे और आगमन विधि हमने पढ़ ली थी। आज हम निगमन विधि के साथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं अपने। देखो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि उदाहरण से शुरू होता है नियम की तरफ बढ़ता है आगमन, वहीं नियम से शुरू होकर उदाहरण की तरफ बढ़ने वाली अपने की कौन सी है? निगमन विधि है। इसे हम सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? सिद्धांत प्रणाली। ओके, परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली को निगमन या सिद्धांत प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में आपके अध्यापक बच्चों को पहले व्याकरण के नियम बताता है, फिर उदाहरण देकर आपके क्या नियम को स्पष्ट करता है। तो निगमन विधि में आपकी सिद्धांतिक प्रणाली है, जिसमें परंपरागत आपके व्याकरण शिक्षण प्रणाली को निगमन या फिर सिद्धांत प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को क्या करता है? पहले व्याकरण के क्या है नियम बताता है, ठीक है, फिर उदाहरण देकर नियमों को क्या करता है? स्पष्ट करता है। डन है। फिर निगमन विधि के आपके रूप दो रूप हैं, एक है सूत्र प्रणाली, एक दूसरा है पाठ्यपुस्तक प्रणाली। इसके भी अपने निगमन विधि के भी दो रूप हैं, एक सूत्र प्रणाली, एक पाठ्यपुस्तक प्रणाली। क्या चीज़ है? देखो, सबसे पहले हम सूत्र प्रणाली देखते हैं। इसका अपना मूल मंत्र ये होता है, संस्कृत मूल स्रोत है ये अब संस्कृत भाषा है। इस प्रणाली में अपने परंपरागत संस्कृत व्याकरण शिक्षण की ही नकल है। यह पाणिनि के आपके अष्टाध्यायी सूत्रों पर आधारित है। कौन सी? सूत्र प्रणाली। इस प्रणाली में छात्रों को व्याकरण के नियम सूत्र रूप में आपके रटा दिए जाते हैं, ठीक है, और इनके लक्षण या उदाहरण बता दिए जाते हैं। इस प्रणाली में भाषा के प्रयोग का ज्ञान और अभ्यास नहीं होता। ज्ञान है, अभ्यास है, ये सब नहीं होता। बस सूत्र हैं, ये सूत्रों को रट्टाफिकेशन कर दिया और इन्हीं सूत्रों के आधार पर क्या करना है? अपने चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। तो ये क्या है? मनोवैज्ञानिक है। क्यों? रट्टाफिकेशन कहीं भी आपके मनोवैज्ञानिक नहीं माना गया है। ओके, और इसकी सबसे बड़ी आपकी विशेषता संक्षिप्तता और निश्चितता है। इसकी सबसे बड़ी क्या विशेषता है? संक्षिप्तता है तथा आपकी निश्चितता है, ठीक है। क्योंकि निश्चित वो चीज़ होती है जैसे कि सूत्र होता है, तो सूत्र क्या है? निश्चित चीज़ होती है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली देखें तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली अंग्रेजी से हिंदी में आई है। तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली आपकी अंग्रेजी से क्या आई है? हिंदी में आई है। वहाँ पर हमने देखा कि संस्कृत मूल भाषा थी सूत्र में, यहाँ पर अपने कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश से क्या आई है? अपना पाठ्यपुस्तक प्रणाली आई है। विधि के अंतर्गत व्याकरण के शिक्षण का आधार एक पुस्तक होती है। इस पर पाठ्यपुस्तक की सहायता से नियमों को रटाया जाता है और उदाहरण में आपकी क्या है? अभ्यास कराया जाता है। इस आपकी विधि द्वारा भाषा की मूल ध्वनि और लिपि का ज्ञान कराकर रट कर विद्यार्थियों को क्या पढ़ने के लिखने के लिए कौशल में आपके दक्ष किया जाता है। जो मूल ध्वनियाँ हैं, लिपि है, उनकी ज्ञान क्या है? ज्ञान कराकर यानी कि रटा कर पाठ्यपुस्तक की सहायता से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के परिभाषाएं और आपके भेद छात्रों को क्या आगे बता दिए जाते हैं। और इस प्रणाली में भाषा के प्रयोग का अभ्यास नहीं होता। क्या होता है? अभ्यास नहीं होता। बालक केवल व्याकरणिक नामों को याद करते हुए करके इसमें संतोष कर लेता है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली के सीताराम चतुर्वेदी विकृत रूप में आपकी सुग्गा प्रणाली कहते हैं। जैसे कि तोता रटता है वैसे ही रटना होता है पाठ्यपुस्तक प्रणाली में। ये मनोवैज्ञानिक है पूर्ण रूप से और अपनी अरुचिकर है, क्योंकि रटाफिकेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कैसे रुचिकर होगा? नॉन इंटरेस्टिंग थिंग है ये। निगमन के आपके देखो सोपान, पहले तो नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। उन नियमों की प्रस्तुति के बाद आपके उदाहरणों के द्वारा उनकी पुष्टि होती है, फिर वो प्रयोग या अभ्यास करता है और फिर पुनः निरीक्षण करता है, ठीक है, पुनः परीक्षण या फिर सत्यापन करता है। डन। आगे बढ़ते हुए निगमन विधि के शिक्षण सूत्र देखो, यहाँ पर नियम से आपके उदाहरण की तरफ बढ़ता है। नियम से शुरू होता हुआ किस तरफ बढ़ता है? उदाहरण की तरफ बढ़ता है। ओके, और ये सामान्य विशिष्ट उसमें होता है, यहाँ सामान्य से किस तरफ बढ़ता है? विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर ज्ञात से नहीं, अज्ञात से किस तरफ बढ़ता है? ज्ञात की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ बढ़ता है। किसमें? निगमन विधि में। सामान्य से विशेष हो गया, सूक्ष्म है, यहाँ पर सूक्ष्म है, इस सूक्ष्म से क्या है? यहाँ पर स्थूल की तरफ बढ़ता है। और निश्चित है, कोई चीज निश्चित नियमों के द्वारा अनिश्चित की तरफ बढ़ता है। ओके, डन है।
तो फिर क्या चीज़ें हैं, एक तो नियम से ही उदाहरण की तरफ, सामान्य से विशेष की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, प्रमाण से आपके प्रत्यक्ष की तरफ, अज्ञात से ज्ञात की और निश्चित अनिश्चित की तरफ बढ़ता है। निगमन विधि के गुण देखें तो ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे आगमन विधि आपकी निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी थी। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है क्योंकि रेटिफिकेशन करना है, फटाफट से नियम बता देने हैं, बस सॉर्ट आउट हो गई क्लियर। या समय व श्रम क्या है, कम लगता है, क्रमबद्धता होती है, छात्र गलत आपके निष्कर्ष नहीं निकाल सकता क्योंकि पहले नियम रटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में वो बच्चा भाषा सीखता है, कोई भी उसकी चीज़ें तत्व सीखते हैं। सैद्धांतिक या फिर क्या तथ्यात्मक ज्ञान के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। इसके दोष छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी हैं, छात्र प्राय इसमें निष्क्रिय रहते हैं, शिक्षक केंद्रित है। जैसे वो क्या थी, छात्र केंद्रित थी, तो ये किस पर आपके शिक्षक केंद्रित हो गई। शिक्षक व छात्रों के बीच में क्या अंतःसंवाद की क्रिया बिल्कुल नहीं होती। छात्रों में मौलिक चिंतन और मानसिक विकास का नहीं होता क्योंकि उससे पहले नियम बता दिया और नियम के अनुसार चीज़ें करनी है, तो वो मौलिक विकास कैसे करेगा। आपको बता दी कि ये मशीन ऐसे चलती है तो आप मशीन के बारे में क्यों सोचोगे। अधिगम के आपके स्थायित्व नहीं होता है क्योंकि रटा चीज़ें रटा हुआ उड़ जाता है मेमोरी में, हमारी कितना के याद रहता है। अब हमने ये चीज़ें रटी है, एग्जाम में ये रटी हुई चीज़ें भी याद नहीं आ सकती, अगर रटी है तो नहीं होगी, समझी है तो याद आ जाएगी। फिर देखें निरस विधि है और विधि के छात्रों में नियम रटाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक और अरुचिकर मानते हैं। अब देखो आगमन निगमन विधि, सबसे बेस्ट यही है कि आगमन और निगमन, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ दोष है, कुछ ना कुछ गुण है, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ है, ये विधि आपकी व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है क्योंकि इसमें दोनों शामिल हैं। ठीक है ना, ये विधि आपकी आगमन विधि तथा निगमन विधि दोनों का सम्मिश्रण है। इस विधि के पहले उदाहरण द्वारा आपके छात्रों को सामान्यतः व्याकरण नियम निकलवाए जाते हैं। पहले क्या करते हैं, उदाहरणों के द्वारा छात्रों से सामान्यतः व्याकरण नियम निकलवाए जाते हैं, फिर उस नियम की आपकी पुष्टि उदाहरणों के द्वारा की जाती है। पहले ये प्रक्रिया करके इस तरफ बढ़ते जाते हैं, फिर यही प्रक्रिया वापस करके इस तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या बना, अपना हेडफोन बन गया, मजाक कर। तो ये क्या है, पहले उदाहरणों के द्वारा नियम, फिर क्या है, उस नियम की पुष्टि के लिए उदाहरण। तो आगमन भी हो गई, निगमन भी हो गई। इस विधि में आगमन और निगमन दोनों विधियों को क्रम से प्रयोग लाया जाता है। पहले आगमन विधि, क्योंकि पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम की तरफ बढ़ते हैं, फिर नियम से वापस उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, तो आगमन से निगमन की तरफ। चलिए, भाषा संसर्ग जो विधि है, ये देखिए यह व्याकरण विधि क्या है। इस विधि के अनुसार व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, बल्कि भाषा शिक्षा के साथ आपकी व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। जो भाषा की ही शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इसमें इस विधि के अनुसार भाषा का शुद्ध प्रयोग आपके छात्रों को आई यही व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य रहता है। इस विधि में आपके अनुसार भाषा का शुद्ध प्रयोग छात्र को आ जाए, यही व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य रहता है। इस प्रणाली के अनुसार छात्रों को ख्याति प्राप्त आपके लेखकों की रचना या कृतियां पढ़ने को दे दी जाती है और उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। छात्रों को ऐसे व्यक्तियों से आपके वार्तालाप करने का अवसर दिया जाता है जो मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध आपकी क्या है भाषा का प्रयोग करते हो। इस तरह व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना ही बालक भाषाविदों के संसर्ग से स्वाभाविक रूप से आपकी क्या है भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अर्थात छात्र अच्छी भाषा के संसर्ग में आपके रहकर भाषा सीखता है। भाषा को इसी को भाषा आपके संसर्ग कहते हैं, यानी कि साथ साथ इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाकर क्या कहता है व्यवहारिक ज्ञान आपको प्रदान किया जाता है। इसमें व्याकरण शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर आपके क्या है विशेष बल दिया जाता है। बिना व्याकरण की भाषा आपके भाषा ज्ञान देने को अव्याकृत विधि कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सीधी बात है, चीज़ों को साथ साथ में पढ़ाया जाता है, चाहे उनके आपके सानिध्य में रखकर, ठीक है ना, उनसे सीधी वार्ता स्थापित करके बालक बिना व्याकरण के नियमों के जाने मातृभाषा का शुद्ध प्रयोग कर सीखता है। और ये व्याकरण की अनौपचारिक आपकी क्या शिक्षण विधि है और इस विधि में भाषा के शिक्षा के साथ आपके साथ ही व्याकरण शिक्षा दी जाती है। ठीक है ना, ये क्या अपनी मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, सर्वदा पूर्ण नहीं है। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक प्रणाली, क्योंकि बच्चों को इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स फिर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बच्चा अपनी स्थिति के अनुसार ही समझ रहा है चीज़ें। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इस प्रणाली में क्या है, व्याकरण के नियमों का आपके ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। आपकी क्या समय अधिक लगता है, बालक भाषा के शुद्ध अशुद्ध का निर्णय नहीं कर पाता है क्योंकि नियम उसको नहीं पता होता है, वो सिर्फ व्यवहारिक इस्तेमाल करके चल रहा होता है। तो ये व्याकरण शिक्षण के आपके प्रमुख रूप से जो विद्या थी, जो चीज़ें उसके अंदर आ रही थी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम आगे पढ़ना चाहें तो गद्य शिक्षण है। क्या आता है, गद्य शिक्षण आता है। तो कुछ चीज़ें गद्य शिक्षण की आज प्रारंभ कर लेते हैं, फिर आगे जो एक आध और क्लास लेंगे उसी में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स अप नहीं कर पा सकते, ये भी एक थोड़ा लंबा चलने वाला टॉपिक रहेगा।
तो गद्य हिंदी साहित्य की आपकी सशक्त विधा है। यह छंद, लय, अलंकार, रस आदि के बंधन से रहित रचना होती है। इसमें ये चीज़ें नहीं होती जैसे कि आप पद्य रचना में देखते हो कि इसमें छंद होते हैं, रस होता है, लय होता है, अलंकार होते हैं। ये गद्य हिंदी साहित्य की सशक्त विद्या है, इसमें यहाँ पर ऐसी कोई समस्या है नहीं। छात्रों के शब्द भंडार में क्या वृद्धि करने के लिए गद्य शिक्षण आपके सर्वाधिक उपयोगी है। तो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड स्थापित करने के लिए, अब जब बकर 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 कर रहा हूँ ना, ये गद्य है, गद्य के रूप में बोल रहा हूँ, भाषा आपकी यहाँ पर शब्दों का मेरा क्या है भंडारण हो रहा है। गद्य में तथ्यों एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। तथ्यों और विचारों के आपके सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों आपकी क्या प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें मैं कर रहा हूँ। बाणभट्ट ने कहा है गद्य कविनाम निकसम वेदंती, अर्थात गद्य कवियों साहित्यों की आपकी क्या है, कवियों की आपकी कसौटी का ज़्यादा है। गद्य शिक्षण का महत्व और आवश्यक है। गद्य जो शिक्षण है उसका महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, वो देखते हैं। दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान तथा दैनिक व्यापार कार्य की दृष्टि से गद्य का विशेष महत्व है। दैनिक जीवन में क्या विचारों का जो आदान प्रदान है, दैनिक व्यवहार है, व्यापार कार्य की आपकी दृष्टि से गद्य का विशेष महत्व है। व्याकरण सम्मत आपकी भाषा सीखने में गद्य का महत्व निर्विवाद है। गद्य में व्याकरण के सभी नियमों का पालन होता है। गद्य भाषा का परिमार्जित आप रूप में प्रयोग करना सिखाता है। तो गद्य भाषा का क्या है, परिमार्जित रूप प्रयोग करना सिखाता है। गद्य के माध्यम से भाषा के उच्चारण, बालाघात, वर्तनी, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति सभी विभिन्न तत्व जानकारी मिल जाती है। क्योंकि गद्य के माध्यम से हम बात करते हैं, सिर्फ पद्य में तो बात नहीं कर रहे, ये वेदों का जमाना है नहीं, सिंपली बात कर रहे हैं। हम जो ये बातें कर रहे हैं उसमें आपके उचित रूप से हम क्या स्वराघात हैं, क्या बालाघात हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वर्तनी, शब्द, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर रहे हैं। गद्य के माध्यम से दूसरे के विचारों का सही रूप से आपके शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है, ये गद्य माध्यम है। गद्य के माध्यम से कम समय में अधिकाधिक ज्ञान आपके दिया जा सकता है। गद्य शिक्षण के द्वारा बालकों को कल्पना के जागृत करने और सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। ज्ञान में आपकी वृद्धि सरल और सुग्राह्य आपके साधन हैं। गद्य साहित्य की शैलियों से परिचित कराने के माध्यम है। गद्य साहित्य की शैलियों से क्या है, परिचित कराने के माध्यम है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, एक तो बात करें सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य छात्रों के शब्द भंडार में क्या है, वृद्धि करना। तो छात्रों के शब्द भंडार हैं उनमें वृद्धि करना सामान्य उद्देश्य है इसके। छात्रों के क्या है, शब्द भंडार हैं, इस शब्द भंडार में आपकी क्या है, वृद्धि करना। तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना सामान्य उद्देश्य है। क्या है, सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य किसमें, छात्रों का इसमें शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्रों की कल्पना जो शक्ति है, चिंतन शक्ति है, स्मरण शक्ति है, सर्जन शक्ति है, इनका विकास करना। श्रवण कौशल व वाचन क्षमता का क्या है, विकास करना। जो श्रवण कौशल है, वाचन कौशल क्षमता है, इनमें भी विकास करना। मनोयोग से आपकी क्या, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। शुद्ध उच्चारण का क्या है, ज्ञान प्रदान करना। भावाभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। मनोवाचन पर आपके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। मौखिक व लिखित आपके अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। तो भावाभिव्यक्ति की आपकी क्षमता का विकास करना, मनोवाचन पर आपके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, मौखिक व लिखित आपकी जो अभिव्यक्ति हैं की क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों के शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें आदि की ज्ञान कराना। छात्रों के व्यक्तिगत आपके सर्वांगीण विकास करना। स्वाध्याय, रुचि और साहित्यिक आपके सौंदर्य बोध, रचनात्मक शक्ति का विकास करना। निबंध लिखने की क्षमता उत्पन्न करना। गद्य विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराना, सद्वृत्तियों का विकास कराना, शब्द शक्तियों का विकास करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपके प्रमुख रूप से रहने वाली हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य देखें तो जिसमें गद्य पाठ्य के विशिष्ट उद्देश्य पाठ में निहित जो मुख्य भाव हैं कलात्मक विशेषता पर आधारित होते हैं। गद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य इस भागों में व्यक्त करेंगे। ज्ञानात्मक, भाषा के तत्व ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान और रचना के रूपों का ज्ञान, ये सारा आपकी क्या है, ज्ञानात्मक होगा। इसमें भाषा के तत्व हैं, विषय वस्तु है, ठीक है, रचना रूप है। अर्थ ग्रहण में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता। वाचन में सास्वर, मौन, व्यक्तिगत संवेद, अभिव्यक्ति में बोलकर अभिव्यक्त करना, लिखकर अभिव्यक्त करना, ये सारे इसके उद्देश्य रहते हैं। मौलिकता, रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता आपको प्राप्त करना। रुचि देखें तो भाषा और आपके साहित्य में रुचि लेना। अभिवर्ती, निषदवर्तियों का विकास करना। देखो गद्य की विधाएं हैं,
निबंध है, जीवनी है, जिसमें किसी के जीवन के बारे में संस्मरण है, यानी कि कोई घटना अपने याद करके वो लिखना, नाटक हैं, कहानी है, उपन्यास है, आत्मचित्रण है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज हैं, व्यंग्य आदि हैं। गद्य शिक्षण के सोपान देखे। वाचन, व्याख्या और विचार विश्लेषण। देखिएगा वाचन, तो वाचन सहस्वर होता है। सहस्वर वाचन के भी दो हमने प्रकार देखे, एक आदर्श वाचन यानी कि जो अध्यापक करता है, एक अनुकरण वाचन जो बच्चे करते हैं। मौन वाचन में द्रुत मौन वाचन हो गया, गहन मौन वाचन हो गया। व्याख्या देखे तो ये पहला सोपान हुआ वाचन, दूसरा हुई व्याख्या करना, शब्द की व्याख्या करना या भाव की व्याख्या करना। पहले वाचन करेगा, फिर व्याख्या करेगा शब्द की या फिर भाव की, फिर विचार विश्लेषण करेगा, भाव ग्रहण करेगा, सारांश ग्रहण करेगा, पठन के बाद विचार करेगा। ये सारे विचार विश्लेषण आएंगे। तो ये सोपान है गद्य के, वाचन, व्याख्या, विचार विश्लेषण। गद्य पाठों के प्रकार देखें तो पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ दो प्रकार के होते हैं। एक गहन अध्ययन निष्ठ आपके निष्ठ गद्य पाठ होते हैं, जिसमें ज्ञान, अर्थ ग्रहण, वाचन, रुचि और अभिव्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो आपके इसमें कठिन शब्दों और विचारों, भावों की विस्तृत व्याख्या करना सिखाया जाता है ना। और एक दूसरा क्या होगा, द्रुत आपके वाचनोद्देश्य, जिसमें पढ़कर अर्थ ग्रहण, विषय वस्तु का ज्ञान, भाषा आपके भाषा साहित्य में रुचि आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। ठीक है ना। गद्य की अब देखो शिक्षण विद्या, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उद्बोधन विधि। अब समझो कि गद्य शिक्षण के लिए उद्बोधन विधि आती है। ये विधि में कठिन शब्द होते हैं, कठिन जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के अर्थ शिक्षक स्वयं मौखिक रूप से नहीं बताता है। जो कठिन शब्द होते हैं इन्हें शिक्षक है ये मौखिक रूप से नहीं बताता, किंतु विविध क्रियाओं के द्वारा छात्रों को उद्बोधित करता है, जिसकी छात्र स्वयं ही उस शब्द का अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या करता है, आपके उद्बोधित करता है, जिससे छात्र खुद ही आपकी क्या कैपेबल हो जाए। यह गद्य शिक्षण के शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण की शब्दार्थ को स्पष्ट करने की विधि है उद्बोधन विधि, ये बात याद रखना। उद्बोधन विधि के उपभेद जीवन चरित, आत्मकथा, दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, घटनाओं का वर्णन आदि आपके इसके उपभेद हैं। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, प्रत्यक्ष क्रिया प्रदर्शन, विलोम कथन, पर्याय कथन आदि आपकी क्या है द्वारा बालकों को अर्थ स्पष्ट करवाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है ये उपयोगी है, प्रयुक्त की जाती है, स्वयं सीखने की आपके सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना। तो स्वयं सीखने के सिद्धांत पर आधारित ये चीज़ है। उद्बोधन विधि अपनी हुई। उद्बोधन क्या है, कठिन शब्दों के अर्थ शिक्षक स्वयं मौखिक रूप से नहीं बताता है, बल्कि क्या है क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को उद्बोधित करता है। छात्र फिर स्वयं खुद निकालने की, सोचने की बात करता है। फिर है अर्थबोध विधि या अर्थकथन विधि। सर्वाधिक प्रचलित विधि है गद्य शिक्षण की, ये परंपरागत विधि रही है। इसके अंतर्गत शिक्षक हाथ में पुस्तक लेकर स्वयं वाचन करता है, ठीक है ना, और अर्थ स्पष्ट करता जाता है। यही अर्थबोध विधि है। विधि में कठिन शब्दों का अर्थ बताकर सभी वाक्यों का आपके सरलार्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ स्पष्ट करता है। जो हमारे पहले चलता आ रहा था, स्कूलों में हम पढ़ रहे थे, यही चीज़ तो थी अर्थबोध विधि, अर्थकथन विधि। पढ़ रहे हैं, शब्द के अर्थ बता रहे हैं, वाक्य पूरा है उसका भी अर्थ बता रहे हैं, यही चल रहा था। इस विधि में सारा कार्य शिक्षक करता है, छात्र सिर्फ निष्क्रिय होकर आप मस्त बैठ जाता है श्रोता बनकर। बालकों को अपनी बुद्धि का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता, डूबा रहता है मैं घर जाके ये टीवी में एपिसोड देखूंगा, सर बक रहे हैं, बकने दो। विभिन्न प्रविधियों के द्वारा, प्रविधियों के द्वारा शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना जटिल हो जाता है, वहाँ शिक्षक स्वयं भी मौखिक रूप से अर्थ स्पष्ट कर देता है। प्रवचन विधि या कथन विधि कहा जाता है। ये प्रवचन विधि या कथन विधि भी कह दो इसे। इस विधि के द्वारा आपके शिक्षण कराते समय अध्यापक कुछ आपके उपविधियों का प्रयोग करता है। एक, अनुवाद के द्वारा संस्कृत शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करके। कोश विधि के द्वारा इसके अंतर्गत शब्द कोश से शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। परिभाषा शिक्षण के दौरान कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं जिसका अर्थ ज्ञान कराने के लिए परिभाषा बताना आवश्यक हो जाता है। जात कर्म, निर्वाण, आपके पुरुषार्थ इत्यादि। इसके बीच बीच में उदाहरण के द्वारा सहारा भी लिया जाता है। टीका विधि द्वारा शब्दों को स्पष्टीकरण है तो आपके विभिन्न टीकाओं का सहारा लेकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। कठिन से कठिन छात्रों को समझाने के लिए विधि सहायक है। टीका में आपके स्थान स्थान पर टीकाकार समालोचनात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। कठिन से कठिन जो शास्त्रों को समझाने के लिए विधि सहायक है। टीका में आपके क्या स्थान स्थान पर टीकाकार हैं
जो क्या आलोचनात्मक आपके दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। गुण क्या है? कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरलता से समझाया जा सकता है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, छात्रों की तर्क शक्ति व निरीक्षण विकास होता है। दोष यही है कि प्राथमिक स्तर पर ये अनुपयोगी है, अमनोवैज्ञानिक है, सोचने विचारने पर आपके पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, विचारों को उचित रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास नहीं होता है। यह विधि आपकी क्या है, गद्य शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं पाती है। यह विधि क्या है, गद्य शिक्षण के आपके उद्देश्य को प्राप्त करने से पूरी तरह क्या है, सक्षम नहीं है। व्याख्या विधि यही है, बकबक करना इसमें भी। देखिए, व्याख्या विधि अर्थकथन विधि का ही परिष्कृत रूप है, जो अभी हमने पढ़ा वो इसका परिष्कृत रूप है। इस विधि को अध्यापक मौखिक वाचन के बाद कठिन शब्द और लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्यांश आदि व्याख्या करता है। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ व गद्यांश सरलता पूर्वक करते हुए भावों को क्या है, व्याख्या करता है। शब्दों की व्याख्या अंतर्गत शब्दों में आपके उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, संधि हैं, समास हैं आदि की दृष्टि से भी व्याख्या करता है। शब्दों के छुपे जो प्रसंग हैं, कथानक है, स्पष्ट करता है। भावों को स्पष्ट करते हुए उनकी विस्तृत आपकी व्याख्या करता है। शिक्षण के दौरान छात्रों को जहाँ कठिनता का अनुभव होता है, वहाँ व्याख्या विधि द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। व्याख्या विधि को स्पष्टीकरण विधि भी कहा जा सकता है, क्योंकि व्याख्यान चीज़ा भी उन्हीं के लिए होता है जिनकी स्पष्टीकरण के लिए होता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक भाषणों के माध्यम से शिक्षक कार्य करता है। साथ ही इसमें शिक्षण के समय विभिन्न आपके प्रयोगों, दृष्टांतों, उदाहरणों का क्या उपयोग किया जाता है। यही तो व्याख्यान होता है। व्याख्यान में जब हम कथा भी सुनते हैं तो कथा में आप भांति भांति की बातें पौराणिक रूप से व्याख्यान करते हुए कहते हैं। इसके व्याख्या के अंग देखो, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, समाधान, ये क्या व्याख्या के अंग है। ये व्याख्या के विभिन्न आपके लक्षणों को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित आपकी क्या कहते हैं, निम्नलिखित आपके उपविधियों को भी अपनाया गया है। एक, व्युत्पत्ति विधि। इसके अंतर्गत अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शब्द में विद्यमान उपसर्ग हैं, मूल शब्द हैं, मूल धातु हैं, प्रत्यय हैं आदि को अलग करके विश्लेषण किया जाता है। तुलना विधि, एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसमें पर्यायवाची शब्द द्वारा, विलोम शब्द के द्वारा, अनेकार्थी शब्द के द्वारा, समान ध्वनि वाले विनार्थी शब्द के द्वारा तुलना की जाती है। तीसरा, वाक्य प्रयोग। शब्द ऐसा अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है। पाठ में दिए गए शब्दों का क्या है, वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें हिंदी भाषा के शिक्षण, यहाँ पर देखो, लक्ष्मी पीताम्बर से बोली, तो पीताम्बर क्या, विष्णु। पीताम्बर धारण करता है, यानी कि पीताम्बर क्या, पीला वस्त्र। ऐसे अंत्यकथा, शिक्षण के दौरान प्रत्येक आपके प्रयुक्त होने वाले जो भाववाचक संज्ञा शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए आपके इसमें संबंधित अंत्यकथा को सुनाकर आपकी स्पष्टीकरण करना, जैसे पितृभक्ति, सत्यवादी, ध्रुव शक्ति, भागीरथ प्रयत्न आदि। तो इन सारे शब्दों को क्या है, आप एक अंत्यकथा के द्वारा स्पष्ट कर सकते हो। प्रसंग द्वारा, इसमें द्वारा ऐतिहासिक, पौराणिक, भौगोलिक आदि इनके ऐसे प्रसंग है जो स्पष्टीकरण कर लिए शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। ऐतिहासिक प्रसंग हो गया जैसे कुंती का, श्रीखंडी का आदि। साहित्यिक प्रसंग हो गया जिसमें आपको बृहत्रयी का, ऋणत्रयी का, आपके पंचमहायज्ञ आदि का। समझ गए ना। व्याख्यान विधि के आपके गुण देखे तो उच्च स्तर के लिए गद्य शिक्षण के लिए उपयोगी हैं। छात्रों के शब्दों की संरचना का ज्ञान होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति के निरीक्षण के आपके शक्ति का विकास होता है, साहित्य का परिचय प्राप्त होता है। ठीक है। वही छात्र निष्क्रिय रहता है क्योंकि सारी चीज़ें शिक्षक बकबक करता है। अंतकथा और प्रसंगों को सुनाने से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है समय पर। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी है ये चीज़ें भी, मध्य बालकों के लिए भी क्या उपयोगी नहीं है। विश्लेषण विधि देखो, मनोवैज्ञानिक क्रम विधि है भाषा सीखने की, क्योंकि ये वाक्य से आपके शब्द से वर्ण, ये तो एक इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है, याद रखना। ये व्याख्या विधि का परिमार्जक रूप है। किसका? व्याख्या विधि का। विश्लेषण प्रणाली व्याख्या प्रणाली से इस अर्थ में भिन्न है। व्याख्या प्रणाली में शिक्षक सब कुछ अपनी ओर से बताता है, किंतु विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक शब्द और भावों की व्याख्या के लिए प्रश्न आदि का सहारा लेता है। तो यहाँ पर प्रश्नों का सहारा लिया जाता है, ये अलग है बस। छात्रों को स्वयं सोचने और निर्णय लेने के आपके अवसर प्रदान होते हैं। विधि शिक्षक छात्रों की आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास करता है। वहीं संश्लेषण बात करें तो तार्किक क्रम की विधि है, जिसमें वर्ण, शब्द, फिर वाक्य की तरफ बढ़ता है। ये वर्ग से आपके वाक्यों की ओर चलता है। ठीक है ना। तो ये उल्टा है उसे संश्लेषण से। प्रश्नोत्तरी विधि, अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछता है, उन्हें नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। छात्रों को प्रश्न सुनकर स्वयं सोचने और उत्तर देने का अवसर प्रदान करता है और इन्हें सक्रिय रखने का प्रयास करता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्र उनका उत्तर देते हैं। यदि छात्र उत्तरों में कोई त्रुटि होती है तो शिक्षक उस त्रुटि को दूर करता है।
इस विधि से आपके छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता व कल्पना का विकास होता है। निरंतर अभ्यास से उनका वाक्य विन्यास सुगठित हो जाता है। प्रश्नोत्तरी विधि में विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त होती है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए तो प्रश्नोत्तरी बेहतर ही बेहतर है, याद रखना ये बात। पाश्चात्य देशों में प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग सुकरात ने किया था और इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है, ये याद रखना विशेष तथ्य है। माध्यमिक स्तर पर इसके गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि बच्चों के लिए तो प्रश्नोत्तरी होगी नहीं, तो मध्यम स्तर के लिए यह बेस्ट है। प्रश्न पूछने पर उनका उत्तर देने से संबंधित विषय का स्पष्टीकरण भी होता है और छात्र के ज्ञान में क्या है विवृद्धि होती है। इस विधि में यह ध्यान रखना पड़ता है कि प्रश्न आपके प्रसंग अनुकूल हो, छात्रों के मानसिक स्तर का पर हो, व्याख्या में क्या, संख्या में क्या अधिक ना हो, ये सारी चीज़ें ध्यान देखनी होती है। समीक्षा विधि, ये विधि अन्य विधियों के पूरक है, क्योंकि यह स्वतंत्र विधि नहीं है। कौन सी? आपने समीक्षा विधि। गद्य के अपने पाठ्य तत्वों को विश्लेषण कर उसके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। अध्यापक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु का भाव स्पष्ट कर भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करता है। उसके आधार पर छात्र पाठ्य पुस्तक के गुण दोषों की क्या करता है, परख या समीक्षा करता है। साथ ही आवश्यक संदर्भ ग्रंथों और रचनाओं के बारे में भी बताता है, जिसका अध्ययन करके छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक के गुण व दोषों का विवेचन करता है। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषाई ज्ञान व कौशल में वृद्धि करना होता है। छात्र समीक्षा तभी कर सकते हैं जब उसके भाषाई ज्ञान या कौशल में विकास किया जाए। भाषाई ज्ञान एवं आपके कौशल के विकास के लिए व्याख्या या विश्लेषण प्रणाली का प्रयोग करना होता है। उच्च माध्यमिक आपके या फिर उच्च कक्षाओं के लिए इनका प्रयोग संयुक्त रूप से आपके अन्य प्रणालियों के साथ किया जाता है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर गद्य शिक्षण तो अपना कंप्लीट हो गया। अगली कक्षा में पद्य शिक्षण से आगे बढ़ेंगे। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।